इसके लिए मैं समस्त योगाहार परिवार को और आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें आज और प्रतिदिन ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ जागरण देते हैं, उन्हें प्रणाम। मेरे समस्त गुरुजनों को की सूक्ष्म उपस्थिति और आप सबके अंदर विद्यमान उस गुरु सत्ता को, आपके हृदय में विद्यमान उन गुरु सत्ता को प्रणाम करती हूँ। आज के इस शुभ दिन को सब उन व्यक्तियों को प्रणाम करती हूँ जिनके सहयोग से, जिनके आदान प्रदान से, जिनकी शक्तियों से हम अपना ये शुभ कार्य कर रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं अपना विषय चालू करती हूँ। जैसे आपने बताया कि वर्षा ऋतु की बीमारियां और वर्षा ऋतु का आगमन के साथ में कुछ सुख भी है और कुछ दुख भी है, दोनों ही बातें हैं। ये हर एक के साथ होता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, उस ऋतु का आनंद भी होता है और उस ऋतु की परेशानियां भी होती है। अब ये ऋतु जो हमारे भारतवर्ष में तीनों ऋतुओं हैं और 6 ऋतुओं में आयुर्वेद के हिसाब से उसको 6 भागों में बांटा हुआ है, 2-2 महीने की हर एक ऋतु को बांटा है। तो हम अभी वर्तमान में वर्षा ऋतु पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ये ऋतुओं में हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है और क्यों ऋतु के अनुसार हमें आहार विहार लेना आवश्यक है, क्यों ऋतुओं के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या बनाना आवश्यक है, उसके पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए हमारी प्रकृति ने बहुत अनुशासन बनाए हुए हैं। परमपिता परमेश्वर ने जो हमको भेजा है तो उसके साथ ये कह के, इस भावना के साथ भेजा है कि आप जा रहे हैं, मैं आपको स्वस्थ अवस्था में भेज रहा हूं, परंतु आपको स्वस्थ रह के जो उद्देश्य है जीवन का कार्य करने का, वो कार्य करके आपको स्वस्थ ही वापिस लौटना है। और उसके लिए उन्होंने कुछ अनुशासन बनाए हैं। तो आज से उसके सबसे बड़ा उनका नेता कौन है, सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है? हमारे सूर्य देवता। हमारा सूर्य 9 ग्रहों के साथ में जो सबसे वरिष्ठ है वो है सूर्य देवता। और ये सूर्य के अनुसार ही हमारे शरीर का और इन सब ऋतुओं का अनुशासन बना होता है। सब ऋतुओं के अनुसार दिनचर्या सूर्य देवता के अनुसार ही करना पड़ता है, उनका अनुशासन ही पालना पड़ता है। उसी के कारण एक हमारे शरीर में जैविक घड़ी होती है, मतलब जैविक घड़ी जो हमारे शरीर को आज से लगभग 4000 साल पहले, यानी आयुर्वेद जब से आरंभ हुआ तब से ऋषि मुनियों ने, आप लोग सब जानते हैं, सब हमारे योगाहारी हैं, सब महान विद्वान चिकित्सक है हमारे योगाहार परिवार में, और विद्वान योगी हैं जो सब जानते हैं कि कैसे हमारे शरीर चलता है। उसके बावजूद भी चूंकि आज विषय है तो उसके मैं छोटे से मैं उसका वर्णन तो करूंगी कि जैविक घड़ी जो कि 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर सूर्य की रोशनी के अनुसार प्रकाश है, वो हमारे आंखों के माध्यम से ब्रेन में पहुंचता है। तो ये जो जैविक घड़ी है सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी इन्हीं से जुड़ी हुई होती है, इन्हीं के अनुसार नियंत्रित होती है। जैविक घड़ी जो शरीर के अंदर है वो सूर्य और चंद्रमा से नियंत्रित होती है। तो 24 घंटे की साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जैविक घड़ी इस प्रकार से काम करती। तो जो सूर्य की रोशनी है वो हमारे आंखों के माध्यम से, रेटिना के माध्यम से ब्रेन में पहुंचती है। और ब्रेन में एक बहुत आपने सुना है, रोज ही सुनते हैं योग में, कि पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक पीनियल ग्लैंड है। ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड से और इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। तो उस हाइपोथैलेमस में भी जो आपकी ये रहती है पीनियल ग्लैंड होती, उसमें सुप्रा प्लाज्मोटिक नाम के सेल्स होते हैं जो कि आंखों की जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये, और सेल्स का एक गुच्छा होता है, वो लाइट से प्रभावित होता है। तो रेटिना के माध्यम से लाइट वहां पहुंचती है और वो फिर ब्रेन को ऑर्डर देती है कि वो सूचना पहुंचने से ब्रेन उस हिसाब से काम करता है। तो पीनियल ग्रंथि में
जब ये पहुंचती तो वहां पर एक मेलाटोनिन, जो आप रोज नाम सुनते हैं, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। और वो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, डक्टलेस ग्लैंड, मतलब वो डायरेक्ट ब्लड में आता है और वही सूर्य की रोशनी से नियंत्रित होता है। तो जब सूर्य की रोशनी रहती है तब मेलाटोनिन नहीं निकलता, अंधेरे में मेलाटोनिन निकलता है। ये इसकी साइकिल है। अब उसके अलावा क्या होता है कि इसी के ऊपर हमारे शरीर की सारी क्रियाएं नियंत्रित होती है, पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान, सिक्रेटरी संस्थान, हमारी नींद, हमारा ब्रेन और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जितनी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब इस हार्मोन से और साथ में सूर्य के प्रकाश से और इस जैविक घड़ी के अनुसार नियंत्रित होती है। और सब सिस्टम का 2-2 घंटे का समय निश्चित है। हर एक सिस्टम के लिए 2-2 घंटे का समय निश्चित है, शरीर ने दिया हुआ है और उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। अर्थात उस समय में, उस अंग में, उस अवयव में प्राण ऊर्जा पहुंचती है, प्राण ऊर्जा ज्यादा रहती है। वो समय कैसा है, मैं रात से शुरू करती हूँ। आप जानते हैं सबकी ब्रह्म मुहूर्त तक बड़ा महत्व है हमारे योग में और आश्रम प्रार्थना के लिए, सभी बात के लिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त हमारा आरंभ होता है सुबह 3 बजे से। तो इसका जो समय है एक एक अंग का, वो है 3 बजे से 5 बजे तक हमारे फेफड़े यानी लंग्स काम करते हैं, वहां पर ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां पर प्राण शक्ति ज्यादा होती है। 5 बजे से 7 बजे तक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत, जो कि मल निष्कासन का काम करती है, वहां प्राण शक्ति ज्यादा होती है, वो वहां ऊर्जा ज्यादा होती है 5 बजे से 7 बजे तक। फिर 7 बजे से 9 बजे तक हमारा पेट यानी स्टमक, वहां ऊर्जा ज्यादा होती है, वहां प्राण शक्ति ज्यादा होती है। तो 7 बजे से 9 बजे तक हमारा पेट काम करता है। 9 बजे से 11 बजे तक स्प्लीन काम करता है ना, अग्नाशय, जहां से हार्मोन्स निकलते हैं पाचन संस्थान में। हमारे पेट में तो पाचन होता है जो 3 घंटे तक चलता है, परंतु साथ में जो आसपास के जो सारी ग्रंथियां हैं वो पाचक रस भेजती रहती हैं और उससे हमारा भोजन पचता रहता है। तो ये जो 9 बजे से 11 बजे तक स्प्लीन का टाइम है। फिर 11 बजे से 1 बजे तक हार्ट का टाइम है, हृदय का टाइम है। हृदय में शक्ति ज्यादा होती है, इसीलिए दिन के समय में हम काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी होती है, हम सोचते हैं, समझते हैं। सुबह के समय में आपको जितनी एनर्जी होती है वो धीरे 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 शाम के समय में, रात के समय में कम हो जाती है। फिर 1 बजे से, तो 11 बजे से 1 बजे तक हार्ट काम करता है। 1 बजे से 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। अब भोजन पच गया, 2 घंटे उसने काम कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में शोषण का काम होता है। जो कुछ हमने खाया है उसमें जो भी कुछ पोषक तत्व है वो शोषण करने का काम छोटी आंत का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो वो होता है 1 बजे से 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। फिर 3 बजे से 5 बजे तक ब्लैडर यानी मूत्राशय, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का, मूत्राशय का काम होता है। किडनी काम करती है वहां पर सफाई का, जो हमने खाया है उसमें जो भी कुछ गंदगी आ गई है वो ब्लड में मिल गई है और ब्लड से मिलके वो किडनी में पहुंचती है और वहां पे सफाई का काम होता है। तो वो 3 बजे से 5 बजे तक मूत्राशय का काम होता है। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक, एक सेकंड, मेरा शायद ये वो जा रहा है, एक एक मिनट मुझे क्षमा करें, अभी थे कि जब जाएगा तब देखूंगी। उसके बाद में फिर हो गया, अब ये संध्या समय आ गया, मतलब 5 बजे से 7 बजे तक गुर्दों ने काम किया। कई लोग दोनों टाइम मल विसर्जन के लिए जाना पड़ता है कई लोगों को, तो वो उस समय का काम है। उसके बाद अब संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया। अब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम हो गई तो हमारे ब्रेन ने उस प्रकार से काम करना चालू कर दिया। तो अब 7 बजे से 9 बजे तक हमारा पेरिकार्डियम एक्टिव होता है। पेरिकार्डियम क्या है, हमारे हृदय के आसपास एक झिल्ली होती है। हमारे जितने भी अंदर के अंग है ना, वाइटल ऑर्गन जितने हैं, उन सबके ऊपर एक झिल्ली नुमा कवरिंग होती है जो डबल लेयर में होती है, उसके बीच में लिक्विड भरा होता है, तो जिससे उस अंग को सुरक्षा मिले। तो हृदय के आसपास भी जो झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और वो पेरिकार्डियम का काम होता है कि हृदय को एक्टिव करना। मतलब अब हो गया कि इस समय में हमारा जो ऊर्जा जो है वो हृदय में ज्यादा जाती 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद काम होता है कि ब्रेन का काम आ जाता है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक हमारा ट्रिपल वार्मर यानी नींद का काम चालू हो जाता है। ब्रेन हमारा
काम करना चालू कर देता है कि अब सब अंगों को आराम देना है। जिसका काम दिन भर हो गया वो आप सोएगा, सोएगा मीन्स आराम करेगा, और बाकी अब हम काम करेंगे। ब्रेन का फिर रात का काम क्या है? नींद लाना। तो ट्रिपल वार्मर यानी 3 तरीके से वो जो है ब्रेन ऊपर के पोर्शन को, ऊपर वाला, मध्य वाला और नीचे वाला, इस प्रकार से उन सबको वो कंट्रोल करता है। पेरिकार्डियम मतलब हृदय कंट्रोल करता है, उसका जितना काम होता है वो सारा देता है। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक, मतलब 9 बजे से 11 बजे तक असली सोने का टाइम है, असली नींद का समय होता है रात के 9 बजे से 11-12 बजे तक। वहां पे जो फर्स्ट स्लीप होती है वो अगर उस समय नींद आती है तो वो साउंड स्लीप होती है, अच्छी नींद रहती है। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक फिर से लिवर और गॉल ब्लैडर काम करने लगते हैं, पित्ताशय काम करता है। रात को फिर लिवर और पित्ताशय काम करता है कि वो जो भी कुछ है, जितना बचा हुआ है उस सबको पचाना, और उसमें अगर एक्स्ट्रा हो गया तो फिर जो वाचन संस्थान की बहुत सारी गड़बड़ियां रात में उठती हैं, रात में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। फिर 1 बजे से 3 बजे तक पुनः स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन काम करके दोनों इंटेस्टाइन में शोषण का काम और मल विसर्जन का काम चालू हो जाता है। आपने जाना होगा या बहुत लोगों को मालूम होगा, ये जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनकी जो सांस की तकलीफ है, और रात को 3 बजे से सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ज्यादा होती है। हार्ट पेशेंट रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ज्यादा होते हैं, ज्यादा हार्ट अटैक रात में आता है, ज्यादा अस्थमा का अटैक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में आता है। अब जैसे ये जो सारी है, मतलब सूर्य के प्रकाश से नियंत्रित होने के कारण हमारे दिन की तो दिनचर्या चलती, इसी के साथ साथ ऋतु परिवर्तन के समय में भी हमारे शरीर में क्रियाएं बदल जाती है, या ऊर्जा का जो संचार होता है वो अलग अलग उसमें कम ज्यादा हो जाता है। तो जैसे दिन और रात में, अंधेरे और उजाले में, लाइट में सूर्य की रोशनी से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, उसी प्रकार से ऋतु परिवर्तन में चूंकि वर्षात ऋतु में सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, सूर्य देवता अपने आराम तो कभी भी नहीं करते, परंतु यानी सूर्य की रोशनी कम हो जाती, गर्मी कम हो जाती है, और हर ऋतु परिवर्तन के समय में ये होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में या हमारे पुराने शास्त्रों में ऋतु परिवर्तन के समय अपने आप की दिनचर्या को परिवर्तित करना या उसके अनुसार बदल लेना, इसका विधान बताया है, और उसी के कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, जिसकी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को रोग हो जाए। ऋतु परिवर्तन के समय प्रत्येक व्यक्ति रोगी हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल उन्हीं के लिए होता है जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, जो परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते, जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, या जिनका शरीर परिवर्तित वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है, वही लोग बीमार हो पाते हैं। जो अपने आप को उस परिवर्तन में एडजस्ट कर लेती है, जिनकी इम्यून सिस्टम, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो बीमार नहीं पड़ता है। तो ऋतु परिवर्तन समय प्रकृति के अनुसार, अच्छा ऋतु परिवर्तन के समय होता क्या है, ये जो शरीर है हमारा अंदर का, जो वो शरीर की शुद्धिकरण का काम करते हैं। क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं, हर मौसम में हम खान पान में गलती करते हैं, ऋतुचर्या में गलती करते हैं। आजकल तो जितनी भी डिजीजेस हैं वो सारी, उसके कारण जो गंदगी हमारे शरीर में हो जाती है उसको निकाल बाहर करने का, यानी शरीर की शुद्धि करने का काम करता है। जो कि हमारे अंदर जो आत्मा है, या जो जैसे कहेंगे कि हम फिजिकल, मानसिक और स्पिरिट, इन तीनों के ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ही हमारी जीवन चलाती है। तो वो कभी भी अपने अंदर अशुद्धि नहीं चाहती, कभी भी किसी भी प्रकार की, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना भावनात्मक, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं चाहती है। इसलिए वो हर 2 महीने में शुद्धिकरण का काम करती रहती। अब ये 4-4 महीने का ऋतु है, 4 महीने बरसात, 4 महीने गर्मी, ठंड, 4 महीने गर्मी, और इसके लिए 2-2 महीने का जो बांटा हुआ, तो उसके बीच का जो टाइम होता है 15 दिन इधर के और 15 दिन उधर के, ये होता है संधि काल। तो इस संधि काल में हमें धीरे 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 अपने अपना आहार विहार बदलना चाहिए, अपनी ऋतुचर्या बदलना चाहिए, जैसा कि बताया गया। अब क्या होता है, तो अब वैसे तो वर्षा ऋतु आरंभ हो गई, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई, बड़ा आनंद आता है। इतनी गर्मी से तपने के बाद में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो पहली बरसात जो होती है उसमें हमें बड़ा आनंद होता है, अरे भाई बारिश आ गई। और क्या करते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध आती है,
अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती। जैसे आज ही कल तक इतनी गर्मी थी यहाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, कल तक बड़ी भयंकर गर्मी थी और आज रात को बारिश हो गई है और इतनी मस्त बयार चल रही है, बहुत ठंडी हवा, बहुत ही आनंददायक। तो अब ये जो ऋतु परिवर्तन है जो कि अच्छा, दोनों एक बात और है कि 6-6 महीने का जो काल होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो ये दक्षिणायन काल अब चालू होता है, सूर्य दक्षिण की तरफ जाते हैं, सब जानते हैं आप इन बातों को, किंतु चूंकि अब वो विषय चल रहा है इसलिए उसका मुझे बीच बीच में उसका संदर्भ देना आवश्यक हो जाता है। तो जून महीने से 21 जून आपको पता है योगा हमारा वर्ल्ड योग दिवस है, और 21 जून के बाद में 21-22 जून से हमारा दक्षिणायन चालू होता है जो कि संधि काल होता है। और जुलाई और अगस्त में इंग्लिश महीने से जुलाई अगस्त तो श्रावण भादो, ये 2 महीने जो है पूरी बरसात के रहते हैं। तो अभी तो हमने आरंभ हुआ वर्षा ऋतु, तो अभी जो पानी आया बहुत आनंद आया, धीमे धीमे पर ये चीजें बढ़ती जाती है। जब पहला पानी आता है उसमें स्नान करने का, उसमें नहाने का, उसमें भीगने का भी बहुत महत्व है, वो भी साइंटिफिक है, वो भी वैज्ञानिक है। इसका तो मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो वात प्रकृति अब बढ़ने वाली है, वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है। वात पित्त कफ जो 3 दोष है, तो वर्षा ऋतु में सूर्य की रोशनी कम होने से धीरे धीरे वात प्रकृति बढ़ती है। तो और गर्मी, इस समय में गर्मी है, शरीर में गर्म है, पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है, तो वर्षा ऋतु में पहले पानी में नहाने का, पहले ही पानी में, पहले दूसरे पानी में ही नहाने का विधान है, बाद में नहीं। बाद में नहाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, उसके कारण कई सारे बहुत सारे चर्म रोग नहीं हो पाते हैं इस पानी से, पहले पानी से। हालांकि आजकल तो शहरों में तो देखा जाए तो वो पहला पानी भी गंदगी वाला ही माना जाएगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन है। तो बहुत सारे तो रीति रिवाज, बहुत सारे तो कानून, बहुत सारी जो हमारे आयुर्वेद में बातें कही गई है, उससे समय के अनुसार हमें बदलना भी पड़ता है, वो अलग बात हो जाती है। तो खैर, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि अब एक बात और बता दे जो इंटरेस्टिंग है, कि अब जैसे ही पहला पानी गिरा, पहली बरसात आई, तो गरम गरम पकोड़े खाने का भी मौसम आ जाता है। क्यों? और अंदर से इच्छा होती है। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि वात रोग बढ़ता है, वात को शमन करने के लिए तेल बहुत आवश्यक होता है, चिकनाई आवश्यक होती है, घी तेल वात को शमन करने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए शरीर अपने आप को मांगता है अंदर से कि तेल वाली चीजें खाए जाए, तली हुई चीजें खाए जाए, पर वो भी एक सीमा के अंदर, बाद में लगातार नहीं, हमेशा नहीं। अब क्या हुआ, धूप और पानी, फिर अच्छा अब क्या होता है, बरसात शुरू हुई तो आप सब जानते हैं कि पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे कभी पानी, कभी बरसात, कभी धूप, इस कारण उमस बढ़ती जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, वातावरण में धीरे धीरे गैस निकलती है, भूमि से भी जब पानी गिरता है तो धीरे से भूमि से भी गैस निकलती है। अधिक नमी के कारण चारों तरफ कीचड़, चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली, ये सारा वातावरण मतलब खाने में बढ़ना चाहिए, बढ़ जाता है, उसके कारण उमस होती है और शरीर के अंदर वात प्रकृति बढ़ने के कारण अग्नि मंद हो जाती है। पाचक अंग जो है, स्टमक जो है हमारा, पचाने में उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसके पूरे नहीं मिलती। सूर्य की रोशनी नहीं होने से पाचन कमजोर होता है, शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, इस प्रकार से हो जाता है। और चूंकि पाचन शक्ति कम होती है तो भूख कम लगने लगती है। अब भूख कम हो जाती है, पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, और इधर वातावरण में इस प्रकार की गंदगी फैल जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम किनकी एक्टिव हो जाती है? मक्खी मच्छरों की। मक्खी मच्छर जो है, बैक्टीरिया जो है, वायरस है, वो गंदगी के कारण, पानी के जमाव के कारण, ज्यादा हरियाली के कारण, इन सब की रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाती है, और करोड़ों की संख्या में मक्खी मच्छर वायरस ये सारे हो जाते हैं। अब इन सब के कारण फिर क्या होता है, इन सब का अटैक होता है हमारे शरीर पर, और वातावरण में उसके कारण बीमारियां होती है। तो मैं आऊंगी कि अब ये वर्षा ऋतु का इतना आनंददायक जो मौसम है, वो धीरे धीरे कैसे हमारे लिए दुखदाई भी बन जाता है। और वो दुखदाई बनता है बीमारियों के कारण। कौन कौन सी बीमारियां इन दिनों में होने लगती हैं? सबसे पहले होगा आपका सर्दी, खांसी, बुखार, ठीक है। उसके बाद पेट संबंधी सारे रोग, डायरिया, डिसेंट्री मतलब हैजा, उल्टी, दस्त, ये सारे पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पानी में गंदगी, भोजन में गंदगी, चारों तरफ मतलब गंदगी का जो वातावरण होता है, तो ये रोग होते हैं। फिर चर्म रोग, स्किन की डिजीजेस सारी बरसात के दिनों में बढ़ती है। उसमें फोड़े फुंसी हो जाना, दाद, खुजली, जिसको एक्जिमा है वो एक्जिमा बरसात के दिनों में बढ़ जाता है। दाद जो है, पित्ती उछलने की जो बीमारी है, वो सब बरसात के ऋतु में बढ़ जाती है। फिर पीलिया, जॉन्डिस, 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 टाइफाइड और आपका मलेरिया, ये सारे पेट के रोग हैं। स्पेशली टाइफाइड और पीलिया, ये पेट के रोग हैं जो आंतों के कारण होते हैं। इसमें आंतें कमजोर हो जाती हैं और वहां पर अटैक होता है बैक्टीरिया और वायरस का। फिर अजीर्ण हो जाता है, उल्टी दस्त, अजीर्ण होने के कारण मतलब पाचन कम हो गया तो अजीर्ण होकर खा लेते हैं, ज्यादा भोजन कर लिया तो ज्यादा हो गया तो गैस, कब्जियत, ये सारे हो जाती है। उसके साथ में आंखों के रोग होते हैं। आई फ्लू बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि जो सारे चारों तरफ तो जो हम हवा जो हम लेते हैं और आंखों में जो इन्फेक्शन होता है, उसके कारण आंखें लाल हो जाना, आई फ्लू की बीमारी भी ये बरसात शुरुआत, ये सारी बीमारियां जो है ये 15 दिन संधि काल निकलने के बाद धीरे धीरे चालू होती है और ये सब शुरू हो जाती है। फिर जोड़ों का दर्द, जिनकी पुरानी चोटें हैं वो भी उभर जाती है वात के कारण, और जो जोड़ों का दर्द, जो आर्थराइटिस का रोग है, वो भी इन दिनों में बढ़ जाता है। जोड़ों का दर्द इन दिनों में बढ़ जाता है। एक बात और बीच में बता दें कि जो रोग है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट यानी नए रोग और क्रॉनिक यानी पुराने रोग। तो नए रोग कौन से हुए? हमारी इम्यून सिस्टम यदि कमजोर है तो ये सारे नए रोग जो मच्छर मक्खियों के काटने से, वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो होते हैं, जो कुछ समय तक रहते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 21 दिन, इतने समय तक रह के और चाहे तो नुकसान करके जाएंगे, चाहे तो वैसे ही चले जाएंगे अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत। और क्रॉनिक जो पुराने रोग हैं जो दबे हुए हैं, परंतु वो दबे हैं, जैसे आर्थराइटिस, जैसे अस्थमा, जैसे हार्ट डिजीजेस, जैसे खाज, खुजली, ये सारी जो पुरानी चोटें हैं, ये सब दबी रहती हैं, परंतु मौसम पाने पे या वातावरण का जैसा इनको मिला वैसे में ये उभर जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की बीमारियां, यानी सर्दी खांसी जो सिंपल है उससे लगा के चिकनगुनिया, चिकनगुनिया और आपका स्वाइन फ्लू। आप देखिए चिकनगुनिया भी वैसे एक्यूट डिजीज है, जो एक समय में आया था, आज से 8-10 साल पहले चिकनगुनिया का एपिडेमिक आया था जो चारों तरफ फैला हुआ था। उसके बाद वो चला गया। एपिडेमिक आते हैं, एक समय तक रह के चले जाते हैं, किंतु वो अपना असर छोड़ जाते हैं। तो वो चिकनगुनिया का जो जोड़ों का दर्द है भयंकर होता है उसमें, और वो उस समय में यदि दबा दिया गया है, एंटीबायोटिक लेके अगर दबा दिया गया है, तो वो छिपा रहता है शरीर के अंदर। और जैसे ही ये बरसात की मौसम आई, जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है चिकनगुनिया के कारण। नॉट दैट आर्थराइटिस, आर्थराइटिस नहीं होता, वो चिकनगुनिया का दबा हुआ रोग होता है जो जोड़ों में उभर जाता है। इस प्रकार से बीमारियों के विषय में तो अगर हम बात करें तो बहुत लंबा विषय है, एक एक बीमारी के लिए अलग अलग हम इस समय अभी उसका वर्णन नहीं करेंगे। परंतु और एक और बात है, सफेद रोग है, वो भी बरसात के ऋतु में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो क्रॉनिक डिजीजेस है, वो जो दबी है वो बढ़ जाती हैं, और जो एक्यूट डिजीज है जो कुछ समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं, वो इन दिनों में होती है। अब ये भी होगी किसको? अपनी प्रकृति के अनुसार। यानी शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है। आपने हमारे दादाजी के मुंह से भी कई बार सुन चुके हैं, हमारे चिकित्सकों के मुंह से भी कई बार सुन चुके हैं, और आयुर्वेद में आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि हमारे योगाहारी जितने भी रोज के सदस्य हैं, वो किसी भी ज्ञान से उनकी कमी नहीं है, और सबको पता है कि वात, पित्त, कफ 3 प्रकार की प्रकृति होती है जो जन्मजात होती है। उसी प्रकृति को लेके जन्म होता है। फिर कुछ मिक्स भी होती है, वात और कफ, पित्त और कफ, वात और पित्त, इस प्रकार से मिक्स भी होती है, परंतु किसी एक प्रकृति का डोमिनेशन होता है। वो एक प्रकृति ज्यादा होती है, दूसरी उसकी सहायक होती है। तो अब जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार रोग बढ़ जाते हैं। तो जो वात रोगी होते हैं, जिनकी वात प्रकृति होती है, उन सबके रोग वर्षा ऋतु में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वात प्रकृति के हैं, ऑलरेडी वो वात और पित्त प्रकृति के हैं, और इस समय में ये प्रकृति वात रोग बढ़ता है वर्षा ऋतु में।
इसलिए वो ज्यादा रोगी होते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार, जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुसार अपने आप की इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए हमें आहार विहार दिनचर्या का पालन करना है वर्षा ऋतु में। अब किस प्रकार से पालन करना है? क्योंकि वात बढ़ता है और पित्त कुपित होता है, यानी पित्त यानी पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, चर्म रोग से संबंधित, पित्त बढ़ता है तो चर्म रोग होते हैं, वात बढ़ता है पित्त बढ़ता है तो दोनों के पेट की संबंधित बीमारियां होती है। इसलिए क्या करना है? आहार। आहार में आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपनी प्रकृति के अनुसार। दूसरा ध्यान रखना है आप किस एरिया में रहते हैं, आप किस स्थान पर रहते हैं। आप गर्म देशों में रह रहे हैं, आप ठंडे देशों में रह रहे हैं, आप गीले प्रदेशों में रह रहे हैं जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, जहां ठंड की मात्रा ज्यादा है, या जहां गर्मी की मात्रा ज्यादा है। यानी आज भी, अभी भी वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद भी हमारे भारतवर्ष में चारों तरफ एक सी मौसम नहीं होती। इवन वर्षा चल भी रही है तब भी दूर मत जाइए, केवल मध्य प्रदेश में ही अगर अलग अलग एरिया है तो किसी दिन वहां पर धूप ज्यादा होगी और किसी दिन वहां पर पानी ज्यादा होगा। ऐसा वातावरण पूरे भारतवर्ष में बना रहता है। तो हमें देखना है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में किस प्रकार का वातावरण है, उसके अनुसार अपना आहार विहार रखना है। अब मुख्य रूप से, मोटे रूप से जो आहार विहार रखना है वर्षा ऋतु में या वात रोगियों को, तो सबसे पहले सुपाच्य भोजन, जो जल्दी पच जाए, आसानी से पच जाए, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, जल्दी पचने वाले। ताजा और गर्म भोजन, कभी भी बासी ठंडा रखा हुआ, फ्रिज का रखा हुआ भोजन नहीं लेना है। ताजा गर्म भोजन, घर का बनाया हुआ शुद्ध पवित्र, वो भोजन करना है। फिर अपनी शक्ति के अनुसार, जिसकी जैसी पाचन शक्ति है उसके अनुसार उसकी मात्रा लेना है। कितना खाना, कितना नहीं खाना, कौन सी चीज खाना, कौन सी चीज नहीं खाना, ये भी हमारी अपनी प्रकृति के अनुसार और मौसम के अनुसार करना है। फिर अब कौन कौन से पदार्थ ले सकते हैं खाद्य पदार्थ? तो हम पुराने अनाज जो भी है, पुराने अनाज मतलब पुराना गेहूं, पुराना जौ, पुराना चावल। वैसे चावल तो बरसात के दिनों में निषिद्ध है, क्योंकि चावल में पानी का अंश ज्यादा होता है, इसलिए वो निषिद्ध है। तो पुराना गेहूं, पुराने चावल, सॉरी जौ, उसके बाद में साग सब्जियों में, फिर दालों में आपकी उड़द की दाल छोड़कर, उड़द की दाल नहीं खाना है, वात रोग बढ़ाती है वो। मूंग, मसूर, तुवर, ये दालें आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद में फिर साग सब्जियों में जो ऋतु के अनुसार सब्जियां हैं, जैसे सूखी सब्जियां, मतलब जिसमें पानी का, मोटी बात यह है कि जिसमें पानी का अंश ज्यादा होता है, वो सब्जियां और फल नहीं लेना है। जो कुछ शुष्क मात्रा में जो रहती है उन सब्जियों को लेना है। परवल है, टिंडा है और फिर बने भुट्टा, जामुन, खीरा, ककड़ी, आम, शकरकंद, शलजम, फिर नींबू, नींबू और आंवला लाभकारी वो है। फिर मसालों में अजवाइन, सौंठ, फिर ड्राई फ्रूट्स में आपको शहद लेना है, शहद बरसात के दिनों में लेना चाहिए, मुनक्का, फिर सहजन की फली, मुनगा, फिर गाजर, शकरकंद, और इस प्रकार के जो सब, और ये सारी सब्जियां और फल आपके बरसात के मौसम में आते हैं। जामुन आपने देखा, जैसे ही बारिश शुरू होती है, संधि काल खत्म होता है, जामुन आना चालू होता है। और एक बात का और ध्यान रखिए, भुट्टे आने चालू हो जाते हैं। जो मौसम की असली जो फल और सब्जियां आना चालू होती हैं उन्हें ही हमें ग्रहण करना है। जो अब ग्रीष्म ऋतु में जो सब्जियां थी, पनीली सब्जियां थी, पनीले फल थे, उनको हमें निषिद्ध है, वो हमें नहीं लेना है। जामुन की भी एक क्वालिटी है कि जामुन पाचन को बढ़ाता है, किंतु अधिक मात्रा में पाचन को बर्बाद कर देता है। और जामुन कुछ ही दिनों आते हैं, आपने देखा होगा जामुन पूरे बरसात भर नहीं आते। आरंभ के 15-20 दिन बहुत हुआ तो महीना भर जामुन आते हैं और चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रकृति क्या देती है? प्रकृति सब कुछ वो दे रही है जो आप स्वस्थ रह सकें।
तो इस प्रकार से हमें प्रकृति के अनुसार आहार विहार रखना है। अब आपको कुछ विरुद्ध आहार विहार है, विरुद्ध की तो बात अपन बाद में कर लेंगे, परंतु पहले दूसरा और एक जो आहार कैसा लेना, क्या लेना है, तो मीठा मीठा खट्टा ये चीजें लेना है, मीठी चीजें और खट्टी चीजें लेना है। साथ में अपनी प्रकृति को देख के मीठी और खट्टी लेना है। अब डायबिटीज वाला बोलेगा कि हाँ बस मुझे तो कहा कि बरसात ऋतु में मीठा खाना चाहिए, तो आप मीठा ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान कर जाए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अपनी प्रकृति, अपना रोग, हमें कौन सी क्रॉनिक डिजीज है, उसके अनुसार तो आहार विहार रखना ही है। किंतु साथ में हम स्वस्थ व्यक्ति के लिए या एक जनरल बात करते हैं कि जनरल हमें कौन सी ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरा, उपवास करना। इन दिनों में वर्षा ऋतु में फिर आप लोग सब जानते हैं कि व्रत के त्योहार ज्यादा से ज्यादा आते हैं। चौमासा करते हैं, 4 महीने व्रत करते हैं, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, यानी पूरे 4 महीने व्रत करते हैं। कई बुजुर्ग लोग, कई जो ऐसे जो जानकार हैं, कई संत महात्मा और जो पंडित, बहुत से जो जानकार लोग हैं, वो सब 4 महीने एक समय भोजन करते हैं। अब आप समझ गए कि एक समय भोजन क्यों करना है। पाचन संस्था वैसे ही कमजोर है, सूर्य देवता की रोशनी नहीं मिल रही है, तो पाचन संस्था कमजोर होने के कारण हम एक समय खाएंगे तो वो अच्छे से पच जाएगा। वो एक समय भी कब खाना है, रात के समय नहीं, दिन के समय, दिन में एक समय भोजन करना है। फिर हमारी बहनें जितनी भी है, महिलाएं, हम जानती हैं कि इन दिनों में बहुत से ऐसे व्रत आते हैं जो महिलाओं के लिए करना होता है। क्यों? क्योंकि पाचन और उन व्रत में क्या आहार रहता है, कुछ तेल की बनी हुई, तेल और गुड़ की बनी हुई वस्तुओं को खाया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके इसके अनुसार, स्थान के अनुसार। साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, इधर अलग, चारों तरफ अलग अलग, जो जैसा प्रदेश है उन प्रदेशों में, उन व्रतों में उस प्रकार का भोजन लेने का नियम बना हुआ है। उस भोजन लेने की नियम ना कहें आप, तो एक प्रथा बनी हुई है जिसको धार्मिक उससे जोड़ दिया गया है कि भाई ये आपको खाना है। तो तैलीय पदार्थ, तले हुए पदार्थ, और वो भी शक्कर के साथ नहीं, गुड़ के साथ या मिश्री के साथ, क्योंकि तेल जो है वो वात रोग को वात का शमन करता है, स्पेशली तिल का तेल। तो इस प्रकार जो व्रत करना है, तो चौमासा नहीं भी करे तब भी जितने व्रत बीच में आते हैं उन व्रतों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत अवश्य करें। वीक में, हफ्ते में एक दिन का व्रत करें। एक दिन का ना बने, 15 दिन में एक दिन करें। 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है। एकादशी के दिन चावल का निषिद्ध है, कोई भी एकादशी। वैसे तो बरसात में ही चावल का निषिद्ध है, परंतु एकादशी में चावल का निषिद्ध होता है, क्योंकि एकादशी में आप लोग सब जानते हैं चंद्रमा की रोशनी का ज्यादा प्रभाव होता है। चंद्र प्रभाव रहने के कारण वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और इसलिए पानी वाले पदार्थों को उस दिन नहीं लिया जाता। तो अब जो व्रत है, वो व्रत को व्रत की विधि से करना है। हमको व्रत में एक समय खाना है तो अधिक खा लिया, सारी चीजें खा ली, ऐसा नहीं है। आहार का इस प्रकार से सारी बातों प्रकृति के अनुसार, अपना रोगों के अनुसार हमें आहार लेना है। अब थोड़ा सा आहार विरुद्ध जो है, हम आहार विरुद्ध किसको बोलते हैं? जो आहार, जिन भोज्य पदार्थों को खाने से या जिनके मिलने से हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, या जो पचने में आसान नहीं होते, या जिनको पचने का समय अलग अलग होता है। हमने जो भी 2-4 चीजें एक साथ खाई, एक तो देर से पचता है, एक जल्दी पचता है। फल जल्दी पचते हैं, अनाज देर से पचता है। अनाजों में भी कोई चीज जल्दी पचती है, कोई चीज देर से पचती है। तो ऐसा जब भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, मतलब ऐसों का जब हम मिश्रण करते हैं, फिर बहुत ऐसे भोज्य पदार्थ जिनके पोषक तत्व आपस में मैत्री नहीं रखते, जिनके गुण आपस में मैत्री नहीं रखते, इस प्रकार का जब भोजन लिया जाता है, भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं, चाहे वो कच्चे हो, चाहे वो हमारा पकाया हुआ भोजन हो, तब वो विरुद्ध आहार कहलाता है। तो अब विरुद्ध आहार कैसे होते हैं? हमारे आयुर्वेद के अनुसार, या चरक संहिता के अनुसार, या वाघ भट्ट जी के इसके अष्टांग संग्रह के अनुसार, विरुद्ध आहार बहुत सारे प्रकार का बताया है। अग्नि विरुद्ध, मतलब पाचन अग्नि के अनुसार जो ना हो,
उसके विरुद्ध हो, प्रकृति विरुद्ध यानी व्यक्ति की प्रकृति के जो विरुद्ध हो, दोष विरुद्ध यानी वात पित्त कफ जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अपोजिट में, उसके विरुद्ध अगर भोजन लिया जाए। पित्त प्रकृति में गर्म भोजन नहीं लेना, वात प्रकृति में ठंडा भोजन नहीं लेना, कफ प्रकृति में ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेना, तो इस प्रकार से होता। फिर काल विरुद्ध यानी ऋतु अनुसार, बरसात ऋतु में क्या नहीं लेना है, गर्मी में क्या नहीं लेना है, ठंड में क्या नहीं। ठंड तो सबसे बढ़िया मौसम जो होती है वो शिशिर ऋतु होती है। ठंड की ऋतु उस समय पाचक अग्नि बहुत तीव्र होती है और इसीलिए सब कुछ खा सकते हैं, सारा आनंद वो 2 महीने ले लेते हैं। उसके बाद में सब संक्रांति आ जाती है तो बहुत सारे फिर वही वाले कफ वाला बात हो जाती है। वहां पे शिशिर ऋतु के जब कभी रोग का वो होगा तब उस पे बात करेंगे, अभी तो हम वर्षा ऋतु पे चल रहे हैं। फिर तासीर विरुद्ध यानी ठंडी और गर्म वस्तु एक साथ नहीं खाना, तले हुए पकोड़े समोसे के साथ में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना, पेय पदार्थ ठंडे नहीं लेना। फिर क्रम विरुद्ध यानी कौन सी चीज पहले लेना कौन सी बाद में। मीठा पचने में भार है तो मीठे को पहले लेना है और दूसरे पदार्थों को ज्यादा लेना है। फिर भोजन करके या कोई भी ऐसा मतलब तला हुआ पदार्थ लेके गरम चाय नहीं पीना, गरम दूध नहीं पीना। फिर साथ में पाक विरुद्ध मतलब तेल और घी को बहुत अधिक गर्म नहीं कर पकाने। पाक विरुद्ध यानी जो हम बनाते हैं जब भोजन पदार्थ, जब भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं किचन में जाके रसोई घर में, तो किस प्रकार से उसको बनाया है वो भी बहुत विरुद्ध हो जाता है। तेल को यदि बहुत अधिक गर्म कर लिया तो तेल के सब फायदे होने के बजाय नुकसान करता है। बरसात ऋतु में भी हमें तेलीय भोजन लेना है, तिल का तेल लेना है, परंतु अगर उसको हमने गलत तरीके से लिया तो वो बजाय फायदा के नुकसान करेगा। फिर कच्चा पक्का बनाते समय ये देखा है कोई कौन सी चीज जल्दी पकती है कौन सी चीज देर से पकती है, दोनों को एक साथ मिला दिया तो वो एक ज्यादा पक जाए, एक का ज्यादा पाक वो हो जाएगा, उसके गुण पोषक तत्व तो खत्म हो जाएंगे और दूसरे का कम रह जाएंगे। फिर मन विरुद्ध जो सबसे मुख्य बात है, हमारा मन ही नहीं है भोजन करने का, हमें भूख अच्छी नहीं लगी है, परंतु मेहमान के लिए हम कहीं मेहमानी में गए हैं, जबरदस्ती खा लो खा लो खा लो और ले लीजिए और ले लीजिए, मन तो नहीं हो रहा, कोई चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, परंतु जो हमारा आतिथ्य है वो जो हमारा जो जिसके घर हम अतिथि के रूप में गए हैं वो हमें इतना ज्यादा खिला देगा कि बजाय हम वो भोजन के आनंद के हम उसका नुकसान कर लेते हैं। तो फिर जब चिंता में, क्रोध में, स्ट्रेस में, जब कभी दुख हो मन में, जब कभी हमारा किसी प्रकार का स्ट्रेस है दिमाग में, हमें किसी प्रकार की चिंता लगी है, तब भी भोजन नहीं करना चाहिए, वो भी निषिद्ध है क्योंकि पचता ही नहीं है, पाचन संस्थान काम ही नहीं कर रही है। फिर ये सारे और एक और बात आ जाती है देश विरुद्ध, जो जिस काल में जो जिस देश में रहता है। साउथ में चावल का ज्यादा है क्योंकि वहां गर्म होता है, नॉर्थ में चावल कम होता है, चावल नहीं के बराबर भोज्य पदार्थों में। पुरानी बातें बता रहे हैं जो आयुर्वेद के अनुसार है, जो नियम बने हैं वो। आजकल तो सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ दिनचर्या बिगड़ गई है, सब कुछ खान पान बिगड़ गया है, हम किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है ये, इसीलिए हम सब बीमार हो रहे हैं। जो हमारी आजकल की जो बीमारियां हैं वो है स्ट्रेस जनित और ऋतुचर्या के विरुद्ध चलने के कारण ही। हम सब प्रदेशों में रह के सब प्रदेशों का खाना खा रहे हैं और बनाते समय सब कुछ दुनिया भर की रेसिपीज बना रहे हैं। हम बनाते समय उसमें तेल में प्याज भी, लहसुन भी, अदरक भी, साथ में दही भी, साथ में दूध की क्रीम भी, मतलब अब खैर वो विषय फिर अलग चला जाता है, पर कहने का मतलब ये सारे विरुद्ध जो है, इन विरुद्ध का जब ध्यान रखेंगे तभी हमारा भोजन, हमारा आहार सही होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा और हमारे पाचन के लिए वो सरल होगा और हमारी इम्यून सिस्टम उसी से मजबूत रहती है। सब कुछ हमारी इम्यून सिस्टम पाचन पर निर्भर है और हमारे मानसिक पर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है, हमारी भावनाओं पर निर्भर है, हमारी संवेदनाओं पर निर्भर है। फिर जहां जैसे हमारा जन्म हुआ है वो जन्म के बाद में, जन्म के समय से हमारी जो प्रकृति बन गई है, उसके बाद कैसा हमें वातावरण मिला, कैसा हमने भोजन किया, किस प्रकार का हमारी ऋतुचर्या रही, उस सब से इम्यूनिटी बनती है। आज एक चालू हो गया, किसी से भी बोले कुछ कि भाई आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रखें तो
प्रश्न होता है, अरे भाई कैसे करें, क्या खाए तो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगी, हम कैसे, क्या खाने से हमारी इम्यून, और बड़े चल रहे हैं, बहुत चल रहा है, ये खाइए इम्यून सिस्टम होगी, वो खाइए इम्यून सिस्टम। अरे इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बनती। इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता हमारी जन्मजात होती है, उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना, उसको बढ़ाना या उसको कम कर देना, वो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। अब ये आपका हो गया कि कैसे हमें आहार और कैसे विहार। अब विहार मतलब हमको रहना कैसे है। तो फिर आप सब समझते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें बहुत अधिक गीले नहीं होना है, बहुत अधिक, क्योंकि नमी तो चारों तरफ हो जाती है, घर में भी नमी हो जाती है, जहां अलमारियों में इवन कपड़े रखे वहां पे भी नमी 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 रहती है, जब पानी वर्षा जब लगातार होती है। तो कभी भी गीले वस्त्रों को नहीं पहनना है, सिंथेटिक वस्त्रों को नहीं पहनना है, रेशमी वस्त्रों को नहीं पहनना है, सूती वस्त्रों को पहनना है, हल्के वस्त्रों को पहनना है, और साथ में अपने आप को अधिक देर तक गीला नहीं रखना है। अगर हम भीग जाते हैं बाहर जाकर तो तुरंत आकर अपने आप को सुखा लेना है, और साफ सफाई, पानी की शुद्धि रखना है, चारों तरफ के वातावरण में हमारा पानी जमा ना हो जिससे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। तो कहीं पर भी गड्ढे और इस प्रकार का जो हमारी बागवानी है, हमारे गमलों में, हमारे घर में यदि बागवानी है, हमारे गमले वगैरह, तो उनमें पानी एकत्र नहीं होने देना है। यानी इस प्रकार का ध्यान रखना है कि हमारे चारों तरफ पानी का एकत्रीकरण ना हो। पानी में ही डेंगू फीवर का मच्छर पैदा होता है और वो नीचे नीचे काटता है। मलेरिया का मच्छर गंदगी में पैदा होता है और डेंगू का मच्छर पानी में पैदा होता है। डेंगू का मच्छर पेट, कमर के नीचे काटता है, ऊपर नहीं काटता। मलेरिया का मच्छर, एनाफिलिस मच्छर, वो ऊपर काटता है या कहीं भी काट सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि ये रोग मच्छर, मक्खी, वायरस, बैक्टीरिया के कारण होते हैं सारे रोग। तो उनसे बचाव के लिए चारों तरफ शुद्धि का वातावरण रखना है, घर में भी और घर के आसपास भी, साफ सफाई। फिर उसके साथ में स्नान के लिए तिल का तेल और उसमें कपूर डाल के उसकी मालिश करना है, या तिल के तेल में कपूर डाल के आप रखिए, या कोकोनट ऑयल में कपूर डाल के रखिए और उसको लगा लीजिए। किसी भी प्रकार के ये जो है मच्छर ना काटने वाले जो आपके आजकल बहुत सिंथेटिक क्रीम वगैरह आती हैं, वो और शरीर को नुकसान करती है, वो और चर्म रोग पैदा करती हैं। तो सबसे अच्छा है तिल का तेल और कोकोनट ऑयल, इसमें कपूर डाल के रखिए और वो तेल लगा के रखिए, ताकि उससे रिपेलेंट हो जाते हैं, मच्छर मक्खी नहीं काट पाते हैं। तो ये है। दूसरा, चर्म रोग बहुत बढ़ते हैं, इसलिए अपने स्किन की सफाई रखना है। प्रतिदिन गर्म स्नान से, गर्म पानी से, और साथ में उसमें नीम सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक हमारा पौधा है, हमारा पेड़ है। तो नीम, अभी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करूंगी। तो नीम का पानी, उसको आप रात में बाल्टी में नीम का पत्ती डाल के रख दीजिए और उस पानी से नहाइए, या नीम को पत्ते को उबाल लीजिए और उबाल के उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए और नीम के पानी से। घर के आसपास चारों तरफ हमें नीम का धूम्र करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यज्ञ करना है। कैसा यज्ञ? यज्ञ जिसमें कि इस मौसम में के लिए जो आवश्यक है, जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए जिस प्रकार के पत्तियों की आवश्यक, जिस प्रकार की जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, उन जड़ी बूटियों से यज्ञ करना है। अब ठीक है, यज्ञ पर भी थोड़ा सा मैं बाद में बताती हूँ कि हम प्रतिदिन दैनिक हम इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, तो भी हमारे घर के बाहर इस प्रकार का कुछ भी जो ये वाली, खास करके ढाक की लकड़ी और बेल की लकड़ी, ये दो लकड़ी जो हमारे महाराज जी भी बताते हैं, आयुर्वेद में भी दिया गया है कि ये दो की जो काष्ठ है, ये लकड़ी जो है, ये वर्षा ऋतु में जलाने से, और इसके ऊपर जड़ी बूटियां जो वर्षा ऋतु की आवश्यक है, जैसे और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां है, गिलोय है, नीम है, इनकी पत्तियां सूखी हुई और इनकी लकड़ी को डालकर धूम करने से मक्खी मच्छर जो है वो नहीं रहते, वातावरण की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो वो यज्ञ
बड़े रूप में इस प्रकार से तो आपको जलाना ही है, जिससे वो धूम्र हो तो मक्खी मच्छर अंदर भी ना आ पाए। घरों में नीम की पत्तियों का उपयोग करना है। सूखी पत्तियां नीम की आप अपने दरवाजे पर टांग दीजिए, उससे अंदर विषैली हवाएं अंदर नहीं आ पाती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। फिर अब एक बात मैं बताती हूँ आपको कि बीमारियां के तो नाम बता दिए, विरुद्ध आहार की बात चल रही थी, तो विरुद्ध आहार में और क्या नहीं लेना, देखिए जो साथ में नहीं लेना है, दूध के साथ दही दही नहीं, दही जो है, दही के साथ क्या क्या नहीं लेना है, दही के साथ दूध नहीं लेना है, दही के साथ पनीर नहीं लेना है, दही के साथ कटहल नहीं लेना है, उड़द की दाल नहीं लेना है, करेला, भिंडी, कटहल, नमक, खट्टे फल, प्याज, लहसुन, ये सब दही के साथ नहीं लेना है। अब दही के साथ ले क्या सकते हैं, दही के साथ खट्टे फल ले सकते हैं, दही के साथ शक्कर, गुड़, मिश्री ले सकते हैं, दही के साथ प्याज ले सकते हैं, दही के साथ चना, मूंग, मसूर, तुअर, ये सब दालों का समावेश दही के साथ कर सकते हैं। दूध के साथ में आम, गाजर, सेब और मीठे फल दूध के साथ ले सकते हैं, खट्टे फल दूध के साथ नहीं लेना है। केवल आंवला एक ऐसा फल है जो खट्टा है, तुरा है, उसके बावजूद भी वो दूध के साथ चल सकता है, क्योंकि केवल एक हमारा आंवला ही फल ऐसा है जो जीवन दायिनी है, जिसके लिए तो कई कहावतें हैं और आयुर्वेद में आंवले का बहुत महत्व है, ये आप लोग सब जानते हैं कि 12 साल तक अगर लगातार एक आंवला प्रतिदिन सुबह के समय में 12 वर्ष तक खाया जाए तो नव जीवन, यौवन प्राप्त हो जाता है। ऐसी सब कहावतें और ऐसी सब विधि हमारे आयुर्वेद में दी गई है। तो फिर से एक बार मैं आहार का वो कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं औषधियों के ऊपर चलती हूँ। तो वर्षा ऋतु में पनीले फल नहीं लेना है, तरबूज, खरबूज, आइसक्रीम, ठंडा, इस प्रकार की सब सब्जियां, जो भी सब्जियां रसीली हैं उनको नहीं लेना है। साथ में खमीर वाले पदार्थ भी नहीं लेना है, जो खमीरी जिसको फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन वाले पदार्थ भी नहीं खाना है बरसात ऋतु में। उसके बाद लेना तो क्या क्या है, तो सारा मीठे फल, खट्टे फल, साथ में परवल, भुट्टा, जामुन, केला, पपीता, अजवाइन, मसालों में अजवाइन, सौंठ, अदरक, काली मिर्ची। फिर आसव और अरिष्ट, आयुर्वेद के अनुसार जो जिनको जो रोग है, तो वात रोग के लिए आसव और अरिष्ट आवश्यक होते हैं। इनका वर्णन मैं यहाँ नहीं करूंगी, क्योंकि वो सबकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, अपने वैद्य को, अपने डॉक्टर को दिखाकर ही इस प्रकार के आसव अरिष्टों को लेना है। फिर यज्ञ करना है, और साथ में एक बात और है, पित्त कुपित होता है, तो एक बहुत अच्छा योग है, नींबू को काट कर, नींबू के 2 पीस करके, एक पीस के ऊपर मिश्री डाल दीजिए और एक पीस के ऊपर काली मिर्च और सेंधा नमक डाल दीजिए, रख दीजिए, ऐसा उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अब अग्नि वैसे तो कायदे से लकड़ी की या कोयले की अग्नि में गर्म किया जाता है, परंतु वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप गैस के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर उसको गर्म कर लीजिए, तो वो शक्कर या मिश्री पिघलती जाएगी और इधर नमक और काली मिर्च भी वो पक जाएगी। उसको चूस लीजिए हफ्ते में एक बार, जिसको पित्त कुपित होता है, जिसका डाइजेशन, जो जिसकी पित्त प्रकृति ज्यादा है, उसका पित्त कुपित होता है, तो वो वात और पित्त दोनों का ही शमन करता है नींबू, इस प्रकार से योग करने से। ऐसे योग तो बहुत हैं, बहुत सारी चीजें इस प्रकार से विधि से बनाई हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत आसान है, कोई भी आसानी से इसको ले सकते हैं। उसके बाद उसको चूस लीजिए, चूस के अलग कर दीजिए। भुट्टा खाते हैं, तो भुट्टा खाने के बाद भुट्टे को सेक कर उसके ऊपर घी और काली मिर्च का लेप लगाकर फिर खाइए, तो वो भारी नहीं होता, पचने में भारी नहीं होता। उसके बाद उसको 2 पीस कर लीजिए खा लेने के बाद, और उसको सूंघ लीजिए, ऐसे गहराई से उसको सूंघ लीजिए, तो भी भुट्टा भारी नहीं होता, हजम हो जाता है। होम्योपैथी में मेडिसिन है, उस भुट्टे का कारण, भुट्टा या चना खाने के कारण कुछ भी बीमारी, कुछ भी पेट तकलीफ हो गई है, तो पल्सेटिला नाम की औषधि ली जाती है। अब अभी तो मैं आपको बताती हूँ कौन से वर्षा ऋतु को, अब जैसे हमने बताया अभी कि इम्यून सिस्टम अपने को मजबूत करना है, तो जो स्वस्थ हैं
जिनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम मजबूत है, जो हर उसको सहन कर लेते हैं वातावरण के चेंजेस को, वातावरण के परिवर्तन को, या जो रोगी हैं जिनको बरसात ऋतु में ऐसे रोग हो जाते हैं, जितना रोगों का अभी वर्णन किया, वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए होम्योपैथी में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो प्रिवेंशन का काम करती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहावत है। मतलब रोकथाम हमें पहले कर लेना चाहिए जानकारी लेकर। तो जब जानकारी होती है तभी ना हम रोकथाम कर पाएंगे। तो उसके लिए बरसात ऋतु में आयुर्वेद के हिसाब से जैसा वात और पित्त का कुपित होता है, उसी प्रकार से होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो इन रोगों को की रोकथाम कर देती हैं, या इस वातावरण में का प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं डालती। क्योंकि होम्योपैथी का मेन उद्देश्य क्या है? वो रोग को खत्म नहीं करती, वो रोगी को ठीक करती है। वो रोग के ऊपर आक्रमण नहीं करती, पूरे रोगी के ऊपर आक्रमण करती है। रोगी के अंदर जो भी विकार है उन विकारों को दूर करती है। ये होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत है। तो बुखार आते हैं, फीवर है कई प्रकार के, वायरल फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ये सारे फीवर, इनमें क्या होता है? ताप बढ़ जाता है शरीर का, और साथ में हाथ पैरों में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है कुछ रोगों में, बहुत भयंकर। तो उसके लिए मेडिसिन है आपका यूपेटोरियम। देखिए नाम तो, वैसे तो मैं इतनी सारी मेडिसिन के नाम लूंगी तो आपको याद नहीं रहेंगे, परंतु फिर भी मुख्य मुख्य मेडिसिन ही मैं बता देती हूँ। आप तो यूपेटोरियम पर्फ बोलते हैं, इसको प्रिवेंशन के रूप में ले लिया जाता है। डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, वातावरण में इस प्रकार की बीमारियां फैल रही है, तो यूपेटोरियम पर्फ नाम की एक मेडिसिन है, वो ले लेते हैं। आर्सेनिक एल्बम 200 नाम की मेडिसिन है, वो ले लेते हैं। उसके साथ में इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा जब फ्लू हो जाता है, मतलब सर्दी खांसी बुखार साथ में गले के रोग, तो इन्फ्लुएंजिनम एक मेडिसिन है, वो भी प्रिवेंटिव का काम करती है। मलेरिया के लिए चिनिमम सल्फ या चाइना, ये एक मेडिसिन है जो मलेरिया रोग को रोकने का काम करती है। फिर एक होता है, सिम्टम होते हैं लोगों के पास में कि जैसे बादल पानी आते, जैसे बादल आते हैं, स्टार्ट होती है, मतलब वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है तो बादल होते हैं, गड़गड़ाहट होती है, बिजली की चमक होती है, ऐसा सब जब होता है तो कई लोगों के रोग उस समय बढ़ते हैं या उस समय घबराहट होती है। मैंने कई स्त्रियों को, कई महिलाओं के साथ में ये सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है कि जैसे ही बादल गरजे या बिजली चमकी तो भले ही कुछ होगा नहीं, परंतु घबराहट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके कारण कमजोरी आ जाती है, उसके कारण भूख खत्म हो जाती है। और जैसे ही वो समय निकल गया, गड़गड़ाहट निकल गई, बरसात चालू हो गई, फिर उनको वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे के लिए कॉलोफाइलम और डल्कामारा दो मेडिसिन ऐसी हैं जो इस प्रकार की जिसकी टेंडेंसी है, वो अगर पहले से इसको ले लें तो जब बादल गरजेंगे तो उन्हें ये तकलीफ नहीं होगी। तो अच्छा, फिर कीचड़ और ये गीलेपन के कारण, गंदगी के कारण हम भीग गए हैं, या गंदगी, बाहर तो जाना ही पड़ता है, तो कहीं गंदगी हो गई, हमारे वस्त्र भीग गए हैं, या हमारे हाथ पैरों में कीचड़ लग गई है, मिट्टी लग गई है, सब हो गया है। भीगने के कारण भी क्या होता है? बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं। उसके लिए रस्टॉक्स और डल्कामारा, ये दोनों मेडिसिन हैं। ये कुछ मेडिसिन के, मैं उन मेडिसिन के नाम बता रही हूँ जो सब कोई ले सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात नहीं है, कोई भी मेडिसिन सबको अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोग की सीवियरिटी के अनुसार, अपनी रोग की इंटेंसिटी के अनुसार लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। किंतु होम्योपैथी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कुछ मेडिसिन जो प्रिवेंटिव है वो हम पहले से ले लें तो उससे हमारे रोग नहीं बढ़ते हैं, या हम उन रोगों से बचाव कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन के रूप में लेना है, रोकथाम के रूप में लेना है, तो 200 पोटेंसी लेना है, हफ्ते में एक बार या 2 बार बस। अब जब रोग हो जाए तो वही मेडिसिन बार बार लेना पड़ती है, इंटेंसिटी रोग की कैसी उस हिसाब से लेना पड़ती है, और 30 पोटेंसी लेना पड़ती है, कम पोटेंसी लेना पड़ती है, क्योंकि वो जल्दी इफेक्ट करती है
और गहराई तक इफेक्ट करती है। फिर वो हो सकता है कि दिन में 2 बार लेना पड़े, 3 बार लेना पड़े, नॉट, हम इंडिविजुअल इसके लिए नहीं कह सकते। ये रोगी जब हो जाए तब तो आपको अपने मन से नहीं लेना है। अगर रोग हो जाता है तो आपको चिकित्सक की सलाह से ही लेना है। किंतु प्रिवेंशन जो अभी चूंकि मैं बता दे रही हूँ, तो वो आप प्रिवेंशन के रूप में पहले से ले सकते हैं। अब कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं वो मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ। इन्फ्लुएंजिना, एकोनाइट, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स है जोड़ों के दर्द के लिए, ब्रायोनिया है जोड़ों के दर्द के लिए, जिनका पुरानी बीमारी पुराने रोग बढ़ जाते हैं, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, उनके लिए रस्टॉक्स और ब्रायोनिया है। फिर दूसरा रोडोडेंड्रॉन, शरीर में भयंकर दर्द होता है पानी में भीग जाने के बाद, तो रोडोडेंड्रॉन एक मेडिसिन है। उसके बाद बुखार के लिए, बुखार से बचने के लिए, फीवर से बचने के लिए बैप्टीशिया, यूपेटोरियम, सल्फर, ये मेडिसिन है। फिर मलेरिया से बचने के लिए चिनिमम सल्फ, नेट्रम सल्फ, मतलब सल्फर का योग वाली मेडिसिन प्लस सल्फर। सल्फर फिर मैं सल्फर को आप भूल जाइए। सल्फर कभी भी बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेना है, उससे उससे स्किन रोग, त्वचा के रोग बढ़ जाते हैं, इसलिए सल्फर को भूल जाइए। मेरे मुंह से गलत से निकल गया सल्फर। नेट्रम सल्फ और काली सल्फ और चिनिमम सल्फ, ये कॉम्बिनेशन है, ये ले सकते हैं। चिनिमम सल्फ ले सकते हैं, काली सल्फ ले सकते हैं, नेट्रम सल्फ ले सकते हैं, स्किन डिजीज वाले भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन की जो मैंने बात इसलिए बताई कि इनको हम रोकथाम के लिए ले सकते हैं। ठीक है कुसुम दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आ रही, मेरी आवाज, मैं आपको आवाज दे रही थी तो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो कुसुम दीदी अभी 7:54 नहीं आ रही आवाज रंजना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी इतनी धीमी आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमारा समय 8 बजे तक है। हाँ, और 7 मैंने देख लिया है, मैं बस वही करने विराम ही दे रही हूँ। और ये सारी बातें बताने के बाद अब मेरा ये 5 मिनट का समय अभी बचा है, तो यदि किसी प्रकार के किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं वही या कह कुछ रही थी, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? मैं क्या कह रही थी कि जो भी मेडिसिन है वो आप लिखकर ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि वो मैंने, हाँ रजना जी, वो मैंने सोचा हुआ है कि अभी तो मैंने बता दिया, मैं कुछ खास मेडिसिन लिख के ग्रुप में डाल दूंगी। ये मैं ऑलरेडी, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पहले ही डाल दूं, पर मैंने कहा पहले डालने से फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कहा मैं बाद में डालूंगी। ठीक है जी जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम दीदी, आपने आज ऋतुनुसार, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में अन्य बीमारियां होती है और सबको पता है कि उसी ऋतु से बीमारियां शुरू हो जाती है, तो ये हमारा जो हमारी वात पित्त कफ, ये प्रकृति को हमने ध्यान देते हुए बहुत सारी चीजों पर आज आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, क्योंकि दिनचर्या, स्वास्थ्य, आहार हमारा ठीक रहना चाहिए। तो उसी के अनुसार आपने बहुत सारी चीजों पर आज अपनी बात रखी। मैं आपका बहुत बहुत अतिशय सुंदर कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मगर अगर सदन में किसी के मन में कुछ आहार पर, अपने ऋतुनुसार हमें क्या लेना चाहिए, तो अगर बीमारी पर भी कोई भी सवाल है तो मन में, तो आप आदरणीय कुसुम दीदी से कर सकते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए अपने हैंड राइज करिए, मैं आपको बुलाती हूँ। जी ओम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। आज की जो योग क्लास तो बड़ी उत्तम रही कि स्वर विज्ञान के अनुसार सर ने योग कराया, और कुसुम दीदी ने जो आज इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड, कि हम वर्षा ऋतु में कौन सी बीमारी, अब जो बीमारी होती है उससे निजात ले सकते हैं। उसमें जो एक चीज मेरे मन में थी कि जो आपने ऑर्गन क्लॉक के बारे में भी जो जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस ऑर्गन का कौन सा समय होता है, उसमें आहार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं
उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए क्या, ये थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे सदन को, जिससे जानकारी के बतौर। बाकी कोई प्रश्न नहीं है ये। दूसरी चीज ये है कि दीदी का एक दिन और विस्तार से अगर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ओम। जी भाई साहब, जो समय है, जो जैविक घड़ी का समय है, उसके अनुसार आहार लेना है, वो समय से लेना है। तो जो मैं मोटे रूप में बताएं कि जो हमारा सुबह का समय होता है 9 बजे से 11 बजे तक, वो 7 से 9 बजे तक स्टमक हमारा ऊर्जा जो हमारे पेट में और पाचन संस्थान में, पूरी पाचन संस्थान में प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है। तो अधिक से अधिक 11 बजे तक हमें कुछ पेट में डालना ही चाहिए, मतलब भोजन कर लेना चाहिए सुबह, क्योंकि उसी समय ऊर्जा वहां पर वो जो सारे पाचक रस उस समय निकलते हैं। सूर्य की रोशनी के अनुसार चूंकि हमारा पाचन संस्थान काम करती, तो सुबह के समय सूर्य की रोशनी तेज होती है, आप जानते हैं। तो उस कारण उस समय पाचन संस्थान हमारी बहुत मजबूत होती है और अच्छी तरीके से भोजन पच सकता है। शाम को जो सूर्यास्त के पहले हमुकारा भोजन करने का नियम है, जो धर्म ग्रंथों में भी दिया हुआ है, धर्म में भी दिया हुआ है, और सोने के 3 घंटा पहले, सोने का टाइम जो नींद का समय है वो 9 बजे से है। 9 बजे से 11 मैक्सिमम 12 बजे तक की जो हमारी फर्स्ट स्लीप होती है, तो सोने के 3 घंटा पहले हमारा पाचन संस्थान आराम करना चाहिए। तो 3 घंटे पहले, यानी वही सूर्यास्त के पहले तक शाम का भोजन कर लिया जाए तो पच जाता है, अच्छे से पाचन हो जाता है। अब होता जब हम लेट भोजन करते हैं दिन में भी और रात में भी, तब भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता। उसका पाचन प्रॉपर नहीं होने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। एसिडिटी होती है, गैसेस बनती हैं, कब्जियत हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स का काम जिस समय का रहता है वो कर नहीं पाती, तो मल पूरा बाहर नहीं निकलता, मल नीचे तक नहीं पहुंचता, उसके कारण कब्ज हो जाती है। और कब्ज होती है तो फिर तो आगे जुड़े हुए रोग हैं, सब पाइल्स है, बवासीर है, दुनिया भर के सारे। कब्ज के कारण तो सैकड़ों रोग होते हैं, असली कारण ही कब्ज है रोगों का। तो ये जो सर्केडियन क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो समय दिया है 2-2 घंटे का, उस समय के अनुसार अगर हम वो क्रिया करें, हमारा प्राणायाम सुबह करते हैं हम, क्योंकि लंग्स उस समय वो रहते हैं मजबूत। तो ये सारे पाचन के साथ में दूसरी संस्थाओं के भी काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबके अपने अपने समय के हिसाब से काम है। वैसे करेंगे तो पाचन भी सही होगा और दूसरी संस्थान भी सही रहेगी। कुछ समाधान हुआ आपके प्रश्न का या कंफ्यूजन? नहीं, बिल्कुल यही चाह रहा था, बस सभी की जानकारी के लिए। जी बिल्कुल बस नहीं था, वो सिर्फ जानकारी के बतौर मैंने कहा जी। डॉक्टर साहब, आप तो जान रहे होंगे जी इसको। जी अब जी 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 मैं समझ रहा था, इसलिए एमएल गौर जी भाई साहब बोल रहे हैं ना? जी 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 हाँ, जी, धन्यवाद। तो कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आप क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, सिर्फ जब सभी की जानकारी के लिए आहार अपने को कब लेना चाहिए, बस वही हाँ, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब वही से वही वही आपने बता आहार वही दिया। सुबह ले लेना चाहिए और जी जी, शाम को सूर्यास्त के पहले ले लेना चाहिए। भोजन तो 2 बजे के और पहले खा लिया। वर्षा ऋतु में तो एक ही समय लेना चाहिए, वर्षा ऋतु में जी तो जी, कम से कम लेना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। जी जी, धन्यवाद आदरणीय गौर साहब, बहुत सुंदर जो आपने प्रश्न किया वो पूरे सदन ने सुन लिया है उसका समाधान। और अगर किसी भाई बहन का कोई हैंड राइज है तो अपनी बात रख सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं हमारी बहन कुसुम दीदी से, वरना हमारे समय तो हो चुका है। और मैं निवेदन करती हूँ कि आदरणीय कुसुम दीदी से कि एक बार फिर से रिपीटेशन होना चाहिए, तो अगले रविवार या फिर बीच में भी जब कभी भी समय हो तो वो फिर से आमंत्रित हैं। और फिर जो भी हमारी और भी बचे हैं पॉइंट्स पर वो मार्गदर्शन देगी। तो इसी निवेदन के साथ में अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि
सबको ये आहार के बारे में और हमारे ये ऋतु के अनुसार हमें क्या लेना चाहिए और भी जो दिनचर्या है इसके बारे में आदरणीय कुसुम दीदी ने अतिशय सुंदर मार्गदर्शन दिया और जी। मुझे लगता है सबरे गहराई से दीदी- सुन लिया है, तभी तो सवाल बाद में उठ जाएंगे और अगले बार सवाल अगर आएंगे तो लिख कर रख रखिए, आने वाले दिनों में पूछ लीजिएगा। कल्पना साहू जी आपका जी माइक ऑन जी है, मेरा आवाज एक बताइए। जी मेरा एक प्रश्न है, सभी को सादर प्रणाम। तो वर्षा ऋतु में जैसे कि डाइजेशन में भी थोड़े कमजोर होता है डाइजेशन, तो उसके लिए कई लोग जैसे इनो पीते हैं, सोडा लेते हैं या फिर स्प्राइट पीते हैं, तो क्या वर्षा ऋतु में ये सब लाभदायक है क्या स्वास्थ्य के लिए? मेरा ये जिज्ञासा है मेरी। मैं इसको समर्थन नहीं करूंगी। जी ऐसे कोई भी उत्तेजक पदार्थ इस प्रकार के जो टेम्परेरी, जो बहुत सामयिक थोड़ा सा देर के लिए आराम दे देते हैं, वो पदार्थों को लेके पाचन संस्थान मजबूत नहीं हो सकती और कमजोर हो जाएगी। तो ये बहुत आदत है कि वो एसिडिटी होती है तो इनो ले लेते हैं, एसिडिटी होती है तो स्प्राइट ले लेते हैं, सोडा ले लेते हैं। वो सोडा जो है वो भोजन के तत्वों में जो विटामिन बी होता है उसको खत्म कर देता है। वैसे भी हमारे भोज्य पदार्थ जब हम बनाते हैं, कुछ भी पकवान बनाते हैं, तो उसमें जनरली खस्तापन लाने के लिए सोडा डालते हैं। सोडा नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो विटामिन बी जो है भोज्य पदार्थों के अंदर, और विटामिन बी पाचन के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो उसको निग्लेक्ट